हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने हिस्ट्री चैप्टर 3 का वीडियो लेके आया हूँ क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ये सब क्या था, कैसे हुआ, कैसे आया, शुरू से हम लोग इसको देखेंगे। तो ये वीडियो हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। आइए इसमें हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रो क्या था, ठीक है, कैसे कैसे सारा सिस्टम शुरू हुआ। आइए देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें तो 18th सेंचुरी सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है, ठीक है। 18th सेंचुरी वो समय था जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में कदम रखा, ठीक है, अपना कदम सेटअप किया, ठीक है। अब हम लोग जैसा कि अपने पहले वीडियो में भी बात कर चुके थे, चैप्टर 2 में भी हम लोग देख चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली में यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आया था, व्यापार करने, ठीक है। तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट इट्स फुट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। इंडिया हैज़ एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड देखिए, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था, कोई नो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, नो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। सोचिए हमारा इंडिया उस टाइम में भी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही इतना अमीर था, ठीक है, कि ब्रिटिश को यहाँ पे अपना बिजनेस फैलाना पड़ा, ठीक है। अब ब्रिटिश हैड टू ट्रेड विथ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन। इसमें जब ब्रिटिश आए, ठीक है, ये लोग उस टाइम में क्या किया करते थे कि इंडिया से गोल्ड वगैरह लेके जाते थे, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, गोल्ड इंडिया से लेके जाते थे। इंडिया को हम लोग जानते हैं शुरू से कि सोने की चिड़िया कहा गई है, ठीक है, कहा गया है। तो ब्रिटिश गोल्ड इंडिया से लेके जाते थे और इंडिया से लेके जाने के बाद बाकी का ट्रेड वो लोग इस गोल्ड के थ्रू करते थे। कहाँ से? ब्रिटेन से। किसके थ्रू करते थे? गोल्ड के थ्रू। किसके साथ करते थे? ब्रिटेन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर ट्रेडिंग ब्रिटिश रिक्वायर्ड मनी। लेकिन ट्रेडिंग के लिए ब्रिटिश को आखिर चाहिए क्या था? ब्रिटिश को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था, अर्न मनी, ठीक है, क्योंकि पैसा रहेगा तभी ब्रिटिश ट्रेड कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाता। और एक्चुअली में इसी मनी के कारण ब्रिटिश इंडिया आया था, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस में हम लोग जाते हैं, ठीक है। प्रीवियसली देखें, हम लोग प्रीवियस वीडियोस वगैरह में देखे हैं, प्रीवियस चैप्टर में देखे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर क्या था, कब हुआ, किनके बीच हुआ, ये सब आप लोग मेरे इसी चैनल पे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम टू ने एक दीवानी राइट दे दिया, दीवानी राइट दे दिया किसको? ब्रिटिश को। और भी ब्रिटिश के किस मेंबर को? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब देखिए, इस दीवानी राइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस दीवानी राइट का मतलब क्या? कहाँ का दीवानी दिया? बंगाल का। इस दीवानी राइट का मतलब है कि जितना भी अब फाइनेंशियल डिसीजन है, जितना भी फाइनेंशियल डिसीजन है, अब ये डायरेक्टली कौन लेगा? ब्रिटिश, ठीक है। अब अपने किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए ब्रिटिश को किसी दूसरे से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर दिस कंपनी डिवाइज्ड सिस्टम टू इंक्रीज। अब देखिए,
जैसे ही ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव को फाइनेंशियल डिसीजन लेने का अधिकार मिल गया, अब इन्होंने क्या किया कि अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स लाने लगे, ठीक है, अलग अलग काम करने लगे। और उन्हीं सिस्टम्स के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि ब्रिटिश आखिर ऐसा क्या क्या सिस्टम लाए अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, इसके साथ साथ जो उनको मनी का ज़रूरत था ट्रेडिंग के लिए, उस मनी को मतलब गेन करने के लिए उन्होंने क्या क्या सिस्टम लाया, ठीक है, हमारे इंडिया में। दे इंटरेस्टेड इन द यूज ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए इसमें जो ब्रिटिश की हम बात करें, ब्रिटिश की बात करें, इनका जो इंटरेस्ट था, ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट था ये पीपल वेलफेयर में एकदम नहीं था, पीपल वेलफेयर में एकदम नहीं था। ये लोग एकदम नहीं, ये मोटिव था इनका कि हम कुछ ऐसा करें कि इंडिया के लोगों का भलाई हो, ठीक है। अब ब्रिटिश का मानना था कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इसका हम यूज़ करें, ठीक है, एज अ रिसोर्स, एज अ रिसोर्स, पीपल के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिश जो है इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड था, ठीक है, उन सभी को एज अ रिसोर्स के रूप में इन लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। फॉर डेवलपिंग रेवेन्यू सिस्टम दे इंट्रोड्यूस, देखिए अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू हुआ कि डेवलपिंग रेवेन्यू सिस्टम, इन्होंने अपने रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप करने के लिए तीन सिस्टम लाया। क्या क्या? परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, और रैयतवारी सेटलमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग यही तीन सेटलमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि यहाँ तक ब्रिटिश ने अपने रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे इंडिया में तीन सिस्टम लाए, और इन तीन सिस्टम के बारे में हम लोग आगे के अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक का बात समझ में आया। यहाँ तक में हम लोग क्या पढ़ें कि 18वीं सेंचुरी तक, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया आ गया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बात की है कि जब आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम टू, किन्होंने? शाह आलम टू ने दीवानी राइट दे दिया। किसको? दीवानी राइट दे दिया किनको? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, अब इस दीवानी राइट का मतलब क्या हुआ कि जितना भी फाइनेंशियल डिसीजन है अब कौन लेगा? रॉबर्ट क्लाइव। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में इस फाइनेंशियल डिसीजन का पावर आ गया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने ये तीन सिस्टम लाया। ठीक है, ये तीन सिस्टम लाया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का या ब्रिटिश का मेनली पीपल वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पीपल्स वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लोगों की भलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सिर्फ लोगों का एग्रीकल्चरल लैंड यूज करना चाह रहे थे एज अ रिसोर्स।
रिसोर्स के रूप में, ताकि अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। ठीक है, और ब्रिटिश अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए ये 3 मेनली सेटलमेंट चीज़ लाए थे, 3 डेवलपमेंट लाए थे। ठीक है, इस 3 डेवलपमेंट के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो से बने हुए रहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना।